नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, और मैं हूँ छाया वर्मा। आज मैं आपको अपने जीवन का एक संस्मरण सुना रही हूँ। वैसे इस संस्मरण का मेरे निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है, पर यह चूँकि मेरे जीवन काल में घटी एक घटना है और मेरी आँखों के सामने घटी है, इसलिए मैं इसे अपने ही जीवन का एक संस्मरण मानती हूँ। हमारे समाज में आजकल बुज़ुर्गों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। बुज़ुर्ग हर हाल में हमारे सम्मान के हकदार हैं, पर आजकल सम्मान ही तो नहीं मिलता उन्हें। अधिकतर घरों में ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। आज से कई वर्ष पहले इनकी स्थिति इतनी बुरी तो नहीं थी, फिर भी कहीं न कहीं अनर्थ घट ही जाता था। ऐसा ही एक अनर्थ झेलती एक लाचार बुजुर्ग की कहानी इस पितृपक्ष के अवसर पर याद आ गई, तो सोचा आपके साथ साझा कर लूं। तो सुनाती हूँ संस्मरण प्रताड़ना। घटना बनारस की है। हम हर वर्ष की तरह उस वर्ष भी बीए की परीक्षा देकर गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करने अपने ननिहाल बनारस आ गए थे। मामा के पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया था। पति पत्नी, एक बेटा एक बेटी, और साथ में थी एक बुज़ुर्ग महिला, बच्चों की दादी। शायद वो मकान उन्होंने खरीद लिया था। बच्चों की माँ एक हंसमुख खुशमिजाज महिला थी। सारे मोहल्ले से जान पहचान बना रखी थी। हर रोज़ किसी न किसी के घर जाकर अपना और उनका भी समय मस्ती से काटकर हंसती झूमती अपने घर वापस चली जाती। मामा का घर सबसे नज़दीक था, इसलिए यहाँ वो लगभग रोज़ ही आ जाती थी और ख़ुद पर अपनी सास के अत्याचारों की कहानी चटकारे ले लेकर सुनाती और थोड़ी देर के लिए ही सही हंसी ठहाके से रौनक बिखेर जाती। उनके जाने के बाद हम लोग आपस में बातें करते और उन पर तरस खाते कि कितना कुछ सहा है बेचारी ने, फिर भी कितनी खुश रहती हैं और हमेशा हंसती रहती हैं। वो पड़ोसन के नाम से मशहूर थीं, मसलन पड़ोसन दीदी, पड़ोसन चाची, पड़ोसन भाभी और मेरे लिए पड़ोसन मामी। एक दिन दोपहर से कुछ पहले उनकी बेटी गुड़िया आई और मुझसे बोली, दीदी आपको अम्मा बुला रही हैं। पड़ोसन मामी मुझसे बहुत खुश रहती थी और कई बार मुझसे अपने घर आने का निमंत्रण मुझे दे दिया था। मैंने अपनी मामी की ओर देखा तो मामी ने कहा, चली जा, कई बार बुला चुकी हैं, 1 घंटे बैठ कर चली आना। मैं गुड़िया के साथ उनके घर चली गई। वो आंगन में बरामदे के करीब ही बैठकर 2 अंगीठियों पर खाना बना रही थी। बरामदे में एक छोटी चारपाई पड़ी थी, मैं उसी पर बैठ गई। पड़ोसन मामी चहकती हुई बोली, मुझे लगा था कि तुम ऐसे नहीं आओगी, इसीलिए आज गुड़िया को भेज दिया, कहकर वो आदत के अनुसार हंसने लगी। मैं पहली बार आई थी, इसलिए चारों तरफ निगाहें घुमाते हुए बोली, मामी उधर वो ड्राइंग रूम था जिधर से मैं आई हूँ, और इधर 2 बेडरूम दिख रहे हैं, और भी कमरे हैं या बस? वो बोली, हाँ और भी हैं। उधर ड्राइंग रूम की बगल में एक स्टडी रूम है और इस तरफ किचन और स्टोर रूम तो है ही। इधर सामने भी एक कमरा है, उसमें बुढ़िया रहती है। बुढ़िया? मैं चौंकी तो हंसते हुए बोली, अरे हमार सास और कौन। अब का कहीं बिटिया, अम्मा कहे कि तनिको मन ना करत, इतना सतौले हैं हमके कि का कहीं, वो ठेठ बनारसी अंदाज में बोली। और फिर वो अपनी सास की प्रताड़ना की सब प्रसंग व्याख्या करने लगी। मैं चुपचाप सुनती रही। समझ रही थी कुछ कुछ कि मेरी याद इसीलिए आई होगी, आप भी थी जो सुनानी थी।
अरे का कहीं बिटिया, हमार उम्र 14 बरस। ससुराल आवते चौका चूल्हा थमा देली हमरे हाथे। खैर खाना बनावे तो हम जानत रही, लेकिन बिटिया तनी सा सब्जी में नमक देर हो जाई, चाहे दाल पतली हो जाई, त जरते लकड़िया लेके मारे दौड़त रहली। अब सोच, ये रोज रोज के किस्सा रहे। तो क्या सच में मरती थी या सिर्फ डराती थी? मैंने हंसते हुए पूछा। तो बोली, अरे सच में भाई, हम भागत रहब वो लकड़ी लेके पीछे पीछे, ई रूम से वो रूम, अंगना से बरामदा। कितना बार तो हम पकड़ा जात रही, और एक बार तो लाज शर्म छोड़ के बाहर भाग गई, तब जाके बचली। अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग इनके समझा बुझा के शांत कर दे रहे। अरे बहुते अत्याचार कैले हैं, अब न लाचार भइल बानी। अखियों फूट गई बा, देखात नहीं खे। जैसे कैले हैं तैसे भुगती हैं, भगवान छोड़ी हैं का? फिर वो बेटे से बोली, संतोष दादी की बुलावा, खाना खाए के। संतोष दादी के कमरे के पास जाकर जोर से बोला, आवा खाना खा ला। मैंने मन ही मन सोचा, अगर दादी कहकर आवाज़ लगाता तो क्या बिगड़ जाता। दादी को आवाज़ लगाकर संतोष भी वापस आकर हमारी चारपाई पर ही बैठ गया। गुड़िया भी मेरे पास ही बैठी थी। पड़ोसन मामी रोटी बेल रही थी और मेरी निगाहें सामने की ओर उत्सुकतापूर्वक टिक गई। दुबली पतली सूखी सी एक गौरवर्णा वृद्धा सफ़ेद साड़ी में लिपटी कमरे से बाहर निकली और लगभग लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। पाँव जहाँ रखती वहाँ नहीं, कहीं और पड़ते। दोनों हाथों से हवा में दाएं बाएं टटोलती वो आगे बढ़ी आ रही थी। कभी गिरते गिरते बचती तो बच्चे ज़ोर से हंसते। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो चारपाई से उठने ही वाली थी कि तभी देखा उनकी दाई हथेली ने दाईं ओर की दीवार का सहारा पा लिया था। अब अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर धीरे धीरे रेंगती हुई वो अपने निर्धारित स्थान पर दीवार से पीठ लगाकर ज़मीन पर ही उकड़ू बैठ गई, भोजन की प्रतीक्षा में। न कोई आसनी न कोई पटरा। इतना दुर्व्यवहार देखकर मैं दुखी हुई। फिर मैंने देखा पड़ोसन मामी ने एक टूटी सी एल्युमिनियम की थाली में थोड़े से चावल, एक कटोरी में दाल और एक और थोड़ी सी सब्जी परोसी। फिर चावलों के ऊपर एक रोटी रखकर थाली बरामदे के इस छोर पर रखी। मैंने सोचा अब गुड़िया को बुलाएंगी, पर नहीं। मुझे बुरी तरह चकित करती हुई उन्होंने थाली को अपने हाथ से ज़ोर से मारा तो थाली चिकने फर्श पर घिसटती हुई उस छोर पर दीवार से सटे उनके पंजों के पास जाकर रुकी। ज़मीन से उठी किरकिराहट की आवाज़ मेरे कानों को चुभी। थोड़ी सी गर्म दाल उछलकर उनके पंजों पर गिरी तो बेचारी सिसक उठी और दोनों बच्चे फिर ज़ोर से हंसे। मेरा मन हुआ दोनों को 2 चांटे जड़ दूं, पर खुद को रोकना पड़ा। मैंने देखा वो चुपचाप रोटी तोड़कर दाल में डुबो रही थी। शायद बहुत भूखी थी। 2 मिनट के बाद पड़ोसन मामी ने पूछा, और रोटी लेबो? उन्होंने उंगली के इशारे से एक रोटी मांगी। इस बार भी मैं चकित रह गई ये देखकर कि मामी ने रोटी की तह लगाई और वहीं बैठी बैठी रोटी उनकी थाली की ओर जोर से फेंकी। रोटी थाली तक नहीं पहुंची। दादी जी हाथ से टटोलने लगी तो इस बार तीनों की संभलित ठहाके मेरे कानों में फिर पड़े तो मैं तिलमिला उठी।
और शराफत छोड़कर फ़ौरन उठी, ज़मीन पर गिरी रोटी उठाकर आंगन में फेंक दी। मामी के पास जाकर दूसरी रोटी ली और उनकी थाली में सम्मान के साथ रखती हुई मैंने कहा, दादी लीजिए, आपको रोटी चाहिए ना? उन्होंने फ़ौरन रोटी हाथ में उठा ली। जब तक वो खाती रहीं, मैं चुपचाप चारपाई पर बैठी उनकी ओर देखती रही। मामी शायद मेरी मनोदशा समझ गई थी, वो भी शांत बैठी रही। जब वो अपनी जूठी थाली उठाने लगी तो मैंने गंभीर आवाज़ में गुड़िया से कहा, गुड़िया चलो ज़रा इनकी थाली उठाओ, हाथ धुलवाओ और पानी पिलाओ, ये देख नहीं सकती ना। फिर मैंने संतोष से कहा, संतोष तुम दादी को सहारा देकर उनके कमरे तक पहुंचा दो, वो लड़खड़ाती भी है ना और देख नहीं सकती, गिर जाएंगी। दोनों बच्चों ने मेरी बात मान ली। गनीमत थी, वरना मेरा भी अपमान हो सकता था। कुछ देर बाद मैंने मामी से संयत स्वर में कहा, आप ठीक कह रही थी मामी, जैसा जो करता है वैसा ही भुगतना पड़ता है। दादी जी ने आपके साथ जो किया वो उनके कर्म थे और उन्होंने अपने कर्मों की सज़ा पा ली है। आँखों की रोशनी चली गई, शरीर तो निढाल हो ही गया है, भगवान ने सज़ा दे दी है। लेकिन मामी, आज जो आप कर रही हैं उनके साथ, वो अब आपके कर्म कहलाएंगे। आप सोच लीजिए मामी, आपके कर्मों की सज़ा भी कहीं आपको मिलने लगी तो? आप जानती हैं ना कि भगवान किसी को नहीं छोड़ता। मामी ने शायद सोचा होगा कि मैं भी उनके साथ ठहाके लगाऊंगी। उन्हें मुझसे ऐसी आशा कतई नहीं रही होगी। झेंपती हुई बोली, लेकिन इन्होंने मुझे इतना सताया है ना कि मेरा रोम रोम इनसे बदला लेना चाहता है। लेकिन ये तो हद से ज़्यादा है ना मामी। मैं बोली, फिर कुछ रुक कर बोली कि एक बात और मामी, आपको उन्होंने मारा पीटा, आप भाग सकती थी ना, आप माँ बाप से मदद मांग सकती थी, भाई बहनों के सामने दुखड़ा रो सकती थी। आप में इनके चंगुल से छूटने की सामर्थ्य थी, आप कर सकती थी। पर आज आप उनसे बदला ले रही हैं इस उम्र में, जब ये हर तरह से लाचार हैं, दुनिया में इतनी अकेली हैं। कभी सोचा है मामी आप क्या कर रही हैं? आपसे बहुत छोटी हूँ, बच्ची हूँ आपके सामने, पर चुप नहीं रह सकी, माफ़ कीजिएगा। मैं ये सब देखकर बहुत हिल गई हूँ। ऐसा मत करिए मामी प्लीज़, बदले की भावना अच्छी नहीं होती। फिर मैं उठती हुई बोली कि अब जा रही हूँ, और हाँ, आप निश्चिंत रहिएगा, जो कुछ भी मैंने यहाँ देखा है किसी से नहीं कहूँगी, किसी से भी नहीं। इधर उधर शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। और मैं चली गई। पटना वापस जाने के बाद मामी के पत्रों से पता चला कि पड़ोसन नानी की सास गुजर गई हैं। ये भी पता चला कि मरने से पहले उन्होंने अपनी सास को तिल तिल कर सताया था, पर क्रियाकर्म शानदार तरीके से किया। पढ़कर मेरा मन कसेला हो गया। और अगली छुट्टी में जब मैं बनारस फिर गई तो देखा पड़ोसन मामी के घर के बाहरी बरामदे में दादी की बहुत बड़ी सी ऑयल पेंटेड फ़ोटो दीवार पर टंगी थी। फ़ोटो पर काफ़ी खूबसूरत सी माला पड़ी थी। दादी जी की तस्वीर देखकर मुझे वो प्रताड़ना याद आ गई और आंखें थोड़ी नम हो गई। ये संस्मरण बस यहीं तक। फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।